दोस्तों नमस्कार। इटावा की जो घटना कल सामने आई, कथावाचक के साथ जो बदसलूकी की गई, उस घटना पर सबसे पहले अपडेट मीडिया हलचल ने ही अपने दर्शकों को दिया था। इस घटना के बाद लगातार अलग अलग फोन मीडिया हलचल को मिले और अलग अलग तरीके से इस घटना पर लोगों ने अपने पक्ष जाहिर किए। आपको बताएं कि कल देर शाम अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया, उससे पहले ही मीडिया हलचल ने इस खबर को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था और लगातार इस खबर के वायरल होने के बाद अलग अलग मीडिया हाउस ने इस पर खबरें बनाना शुरू किया। आपको बता दें कि इस खबर को लेकर सबसे पहले जो फोन हमें मिला था उसमें क्या कुछ कहा गया और इस खबर को लगाए जाने के बाद किस तरह से जो फोन आया उसमें किस तरह से बातों को बदला गया, उस पर बातचीत करने के लिए इस वीडियो में मैं आपसे जुड़ रहा हूं। सबसे पहले इटावा के एक बड़े समाजवादी नेता का फोन मुझे आया और इस फोन पर जो बातें बताई गई उसके बाद मुझे लगा कि एक कोई सामान्य मारपीट की घटना है जिसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। अमूमन जब कोई सियासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति फोन करता है तो पत्रकारों को यही लगता है कि इसमें कोई उनका खुद का हित जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि वो घटना को लेकर खबर चलवाना चाहते हैं। सपा नेता ने मुझे बताया था कि एक कथावाचक हैं जिनको गांव में बुलाकर ब्राह्मणों ने पीटा, उनकी चोटी काट दी, उन पर मूत्र छिड़का गया और उन्हें कदमों में झुकाया गया, उन्हें रात भर बंधक बनाकर रखा गया। इस खबर की डिटेल के तौर पर उस एफआईआर की जो एप्लीकेशन दी गई थी एफआईआर के लिए पुलिस को, वो एप्लीकेशन भी भेजी गई मीडिया हलचल को और उस एप्लीकेशन को जब हमने पढ़ा, उसको समझा, तो ये लगा कि ये खबर महत्वपूर्ण है और इस खबर के जो तथ्य हैं जो एप्लीकेशन में लिखे गए हैं, अगर वो सच हैं तो ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाली घटना है और निश्चित तौर पर सामाजिक विभाजन को दिखाने वाली ये घटना है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को महज इसलिए पीटा जा रहा है कि वो कथा पढ़ने जा रहा है और वो पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर उसके साथ ऐसा अमानवीय सलूक किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है और इस पर ना सिर्फ प्रशासन को बल्कि सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा और प्रशासन को इस पर कठोर कदम भी उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जो वैमनस्यता है दो समाजों के बीच उसको बढ़ा सकती है, दो जातियों के बीच संघर्ष का कारण भी बन सकती है। जब इस खबर पर हमने फॉलो अप लिया, दैनिक भास्कर की वेबसाइट ने इस खबर पर तमाम जानकारियां साझा की, इटावा के सूत्रों को हमने खंगाला, उसके बाद खबर हमने मीडिया हलचल पर चलाई। अखिलेश यादव का जब बयान सामने आया तो फिर से अपडेटेड जो खबर है वो भी वीडियो अपलोड के माध्यम से हमने आपको दिखाई और ये दोनों ही खबरें लगातार वायरल भी हुई। भारी तादाद में कमेंट्स आए, लोग अलग अलग तरह से अपना जो पक्ष है, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचार है उसको रखते हुए दिखाई दी। इस खबर को लगने के बाद कल से ये खबर लगातार सुर्खियों में रही और आज सुबह एक और फोन हमें आया जिसमें इटावा के ही एक व्यक्ति ने तमाम दस्तावेज हमें भेजे। खुद को अगले वर्ग से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है और खुद को इस पक्ष में जोड़ते हुए उस व्यक्ति ने हमें बताया कि जो कथावाचक है वो खुद को ब्राह्मण बता करके यहाँ पर कथा कहने के लिए गांव में आया था और जब जांच पड़ताल हुई पहले दिन की कथा के बाद लोगों को शक हुआ और उसके बाद ये सच सामने आया कि वो ब्राह्मण नहीं यादव है और फिर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और ये सब कुछ जो कुछ हुआ वो पूरी घटना प्रकाश में आई। चूंकि इस मामले में वीडियो एविडेंस मौजूद है, रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है, इसलिए कोई इस घटना को नकार तो सकता नहीं। एविडेंस सामने है, वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरह का सलूक काफी लोग इकट्ठे होके कथावाचक के साथ कर रहे हैं
उसे मजबूर किया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, तो इसे तो कोई नहीं नकार सकता कि जो कुछ हुआ वो सही नहीं है। लेकिन इसके पीछे के जो कारण हैं, उन्हें दोनों ओर के पक्ष अपने अपने फायदे के हिसाब से गिनाने में लगे हुए हैं। इस फोन के आने के बाद इतना तो हमें भी समझ आया। तमाम एविडेंस दिखाए गए कि ब्राह्मण बताकर इनकी बुकिंग की गई थी, लेकिन जब वो आए, उन्होंने कथा की तो लगा कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो बाद में वो यादव निकले, इसलिए उनके साथ मारपीट की गई। इतना बुरा सलूक पूरे गांव के लोगों ने मिलकर एक साथ किया। इसकी जब तफ्तीश करने की कोशिश हमारी टीम ने की तो पाया कि जो आधार कार्ड दिखाया जा रहा है उसकी पहचान तो पुलिस को ही करनी होगी। वो आधार कार्ड की जो फोटो साझा की गई है वो सही है गलत, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वो अपने आप को अग्निहोत्री बताकर कथा वाचन के क्षेत्र में लेकर आया भी था और खुद को गांव में अग्निहोत्री बताकर ही कथा करने आया था, तो भी गांव के लोगों के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ इतना अमानवीय सलूक करें। हो सकता है आपकी नाराजगी हो सकता है आपने भागवत कथा सप्ताह की स्थापना करा दी और बीच में आपको कथा रोकना है, तो आप कथा को रोकिए, कथा को खत्म कर दीजिए, आप दूसरे आचार्य को बुलाइए, वो कथा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप किसी कथावाचक को, जिसे आप गद्दी सौंप चुके हैं, जिसके जरिए आप कथा सुनने का प्रण पहले दिन कर चुके हैं, कथा की शुरुआत के वक्त, कथा के समापन का प्रण भी तमाम जो विधि विधान में लोग शामिल होते हैं वो करते हैं। ऐसे में कथावाचक के साथ आपने मारपीट की, उसका हारमोनियम तोड़ दिया, उसकी मंडली का जो ढोलक है वो आपने तोड़ दिया, उसको रात भर बंधक बना के रखा, वहां से भगा दिया, खुद ही वीडियो बनाया। क्योंकि निश्चित तौर पर जिन लोगों के साथ ये सलूक किया जा रहा था वो तो वीडियो नहीं बना रहे थे, जो ये सलूक कर रहे थे उन्हीं में से लोग, यानी कि गांव के लोग ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और गांव के लोगों ने ही शायद ये लोगों को भेजा होगा, दिखाया होगा, देखिए हमारी बहादुरी, हमने इस कथावाचक के साथ देखिए क्या क्या किया, ये हमारी बहादुरी है। लेकिन जब यही वीडियो उनके ही खिलाफ बनकर के पुलिस के पास पहुंचा तो आज 4 आरोपी जेल में हैं और आने वाले वक्त में लगातार जांच के बाद और भी लोग इसकी जद में आ सकते हैं। बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों पक्ष हैं। एक और दावा किया गया कि जो ये कथावाचक है उन्होंने किसी ब्राह्मण घर की पुत्री को बहला फुसलाकर उसे भगा ले गए। इस दावे की क्या सच्चाई है, हमारे पास ऐसे कोई संपर्क सूत्र नहीं है जिनसे हम इस दावे की सच्चाई जान सकें, क्योंकि ये महज दावे हैं, अपनी बात को बड़ा करने के लिए पेश किए जाने वाले तथ्य फिलहाल महसूस हो रहे हैं। सीधे तौर पर तो सबसे पहले जो पहला रिएक्शन किसी का होना चाहिए वो यही कि जो अमानवीय हरकत हुई उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, आपके निजी हित की बात हो या ना हो। लेकिन सबसे पहले तो आपको इस बात का विरोध करना ही पड़ेगा कि कथावाचक के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है। एक सभ्य समाज के लिए, एक बेहतर देश के लिए, एक बेहतर प्रदेश के लिए और जो छवि बनाने की कोशिश प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है, उस छवि पर बट्टा लगाने वाला ये वीडियो जरूर है। क्योंकि जो भी इस वीडियो को देखेगा उत्तर प्रदेश के बाहर, वो इन गांव के लोगों को कोसे ना कोसे, लेकिन प्रदेश सरकार को जरूर कोसेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था और कानून का राज जिस तरह के दावे प्रदेश सरकार करती है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद खोखले साबित हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल ये 2 फोन थे जिसके बारे में मैंने सोचा कि चर्चा करना जरूरी है दर्शकों के साथ। पहला फोन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता की ओर से था, इटावा की ओर से, जिन्होंने सांसद का पक्ष, सांसद चूंकि शिकायत कराने खुद एसपी से मिलने पहुंचे थे इन कथावाचक के साथ, तो वो पक्ष रखा गया। उस पक्ष को भी पहले हमने सोचा कि राजनीतिक पक्ष है, हो सकता है घटना इतनी बड़ी ना हो जितना दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन जब वो एप्लीकेशन जो एफआईआर और प्रिंट मीडिया में दैनिक भास्कर ने जिस तरह से डिजिटल टीम ने उनकी शानदार रिपोर्टिंग की, उन तमाम तथ्यों को जब हमने खंगाला तो पाया कि ये घटना सच में बहुत बुरी है, ये घटना निश्चित तौर पर अमानवीय है, ये घटना सभ्य समाज के चेहरे पर तमाचा है, ये घटना जातिगत वैमनस्यता को बढ़ाने वाली है। इसलिए इस खबर पर हमने वीडियो करना जरूरी समझा और इस पर हमने जैसे ही रिपोर्टिंग की वैसे ही ये खबर पूरे प्रदेश में वायरल हो गई और तमाम सियासी जगत से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई।
फॉलोअप के तौर पर सुबह हमें जो फोन आया उसमें दूसरी ओर से अपना पक्ष रखा गया, कहा गया कि कथावाचक की गलती है, लेकिन कथावाचक की गलती को मान भी लिया जाए, कथावाचक को गलत मान भी लिया जाए, लेकिन फिर भी कानून आपको ये अधिकार नहीं देता कि आप किसी के साथ ऐसा सलूक करें। यही वजह है कि लगातार इस खबर के सामने आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी हमलावर है। अखिलेश यादव ने तो आज प्रेस वार्ता भी इसी मुद्दे को लेकर की। रामजी लाल सुमन उनसे मिलने लखनऊ पहुंचे और दोनों नेताओं ने बैठकर प्रेस के सामने अपनी बात रखी और कहा कि ये जो घटना हुई है इसे किसी भी तरह पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस घटना में सत्तारूढ़ पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है, मौन समर्थन दे रही है। यही वजह है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों का हौसला बुलंद है और एक के बाद एक इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। रामजी लाल सुमन ने तो सीधे सीधे प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने जो कथावाचक है और उनकी टीम के तमाम सदस्यों को 21-21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी है। उनको नया हारमोनियम और ढोलक खरीद कर दिया है और कहा है कि आने वाले वक्त में आपको कोई भी समस्या हो, परेशानी हो तो आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। तो ये वो घटना लगातार जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे वो लगातार सुर्खियों में है और इस पर जो कुछ और भी अपडेट सामने आएगी उस पर भी हम आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर होते रहेंगे।